नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, हमारा भारतीय संविधान। जी। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें अनुच्छेद 1 से 395 तक का एक तरह से सार दिया गया है। अब इतने सारे अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां, सब कुछ याद रखना तो मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, ये तो एक महासागर जैसा है। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे टुकड़ों में या यूं कहें कि इसके मुख्य ढांचे को समझकर याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। आज कोशिश करते हैं कि हम दोनों मिलकर जैसे पुरानी बातें याद करते हैं ना, वैसे ही इस स्रोत के जरिए संविधान की कुछ खास बातों को दोहरा लें। ये बढ़िया रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि संविधान में फिलहाल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। जी। मुझे याद है जब संविधान बना था तब तो सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। हाँ, बिल्कुल। ये बाद में 4 और जोड़ी गई। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेदों की मूल संख्या यानी 395 वो आज भी वही है। अच्छा। हाँ, जब भी कोई नई बात जोड़नी होती है तो उसे किसी मौजूदा अनुच्छेद के अंदर ही क, ख, ग या ABC लगाकर जोड़ दिया जाता है। ओह, जैसे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार था, बाद में उसी में 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अच्छा, तो ये तरीका है, मतलब मूल ढांचा बरकरार रहता है। तो चलिए फिर भाग 1 से ही शुरू करते हैं। हाँ। वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। अनुच्छेद 1 याद है क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ नाम नहीं बताता बल्कि देश की प्रकृति भी तय करता है। राज्यों का संघ कहने का एक गहरा मतलब है। क्या मतलब? कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहते हैं। अच्छा, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली बात महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 2 और 3 किस बारे में हैं? वो थोड़े मिलते जुलते हैं। हाँ, है तो मिलते जुलते, पर फर्क है। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके या नए राज्यों की मतलब स्थापना कर सके। अच्छा, जैसे बाहर से कोई क्षेत्र मिलाना हो। हाँ, जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। जबकि अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वो मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को बदल सके, उनकी सीमाएं बदल सके या उनके नाम बदल सके। हाँ, जैसे वो तेलंगाना वाला उदाहरण दिया था स्रोत में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। बिल्कुल सही, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ। ठीक है, तो ये हुआ देश और उसके राज्यों का गठन। इसके बाद आता है भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। जी। ये तो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बहुत ही जरूरी रहा होगा, है ना? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील। अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के शुरू होने पर कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में लौट आए। अच्छा। ये सब उस वक्त की मतलब असाधारण परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाए गए थे। और अनुच्छेद 9 वो तो सीधा सा लगता है। हाँ, अनुच्छेद 9 ये साफ करता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, सिंगल सिटीजनशिप। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 संसद को ये पूरी शक्ति देता है कि वो नागरिकता हासिल करने या खत्म होने के बारे में और इससे जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बना सके। ठीक है, अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है, भाग 3, मौलिक अधिकार। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। हाँ। अनुच्छेद 12 से 35, इन्हें तो संविधान की आत्मा कहा जाता है ना? बिल्कुल सही। ये वो अधिकार हैं जो देश के हर नागरिक को मिले हैं और जो राज्य की शक्ति पर एक तरह से अंकुश लगाते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 12 पहले ये बताता है कि राज्य का मतलब क्या है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि संसद, राज्य विधानमंडल और सरकारी संस्थाएं भी शामिल है। हाँ, मतलब जिसके खिलाफ ये अधिकार मिले हैं। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो उस हद तक रद्द माना जाएगा। ये एक तरह से न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। जुडिशियल रिव्यू। जी।
इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18। जी। मुझे याद है अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर। हाँ। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सही। और अनुच्छेद 17 तो छुआछूत को ही खत्म कर देता है। और 18 उपाधियों को, टाइटल्स का अंत। हाँ। ये सब बुनियादी समानता के लिए कितने जरूरी हैं? रखने की आजादी जो लोकतंत्र का आधार है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर 19B शांति से सभा करने की, 19C संघ या समूह बनाने की, 19D पूरे देश में कहीं भी आने जाने की, घूमने फिरने की आजादी। हाँ, 19E कहीं भी बसने की, और 19G कोई भी काम या व्यापार करने की स्वतंत्रता। हालांकि ये सभी स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। अच्छा, मतलब इन पर देश की सुरक्षा, नैतिकता, लोक व्यवस्था आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आजकल तो इसकी बहुत बात होती है निजता के अधिकार के संदर्भ में भी। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 21 का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ बहुत बढ़ाया है। इसमें सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। जी, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और जैसा हमने पहले बात की थी वो 86 संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 21A। हाँ, शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। ये सब इसी के तहत आते हैं। और अनुच्छेद 20 और 22। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। डबल जेपटी नहीं। अच्छा। और अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। ठीक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, अनुच्छेद 23-24। हाँ, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, और बच्चों से कारखानों आदि में काम कराने पर रोक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। जी, जिसमें हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पे चलने और उसका प्रचार करने की आजादी है। और फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। हाँ, माइनॉरिटीज के लिए। और इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद शायद अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके। रिट वो क्या होती है? रिट खास तरह के न्यायिक आदेश होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन वगैरह। इनके जरिए कोर्ट अधिकारों को बहाल करवा सकता है। अच्छा, और ये शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? नहीं, इसी तरह की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी मिली है। हाँ। बल्कि हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा ज्यादा भी है। वाह। तो मौलिक अधिकार वो हैं जो हमें मिले हैं और जिनकी रक्षा की गारंटी है। लेकिन भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी हैं। हाँ। DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तक। जी। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, मतलब जस्टिसेबल हैं। हाँ। जबकि निदेशक तत्व लागू नहीं करवाए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल हैं। ये बात अनुच्छेद 37 में साफ लिखी है। तो फिर इनका क्या फायदा? नहीं, फायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये महत्वहीन है, ये देश चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। संविधान उम्मीद करता है कि सरकारें नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगी। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। हाँ बिल्कुल। हाँ। कि उन्हें एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इनमें किस तरह के निर्देश हैं? स्रोत में कुछ उदाहरण थे, जैसे याद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक। अनुच्छेद 39A समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात करता है। अनुच्छेद 40, ये तो आपको याद होगा, 40 पंचायत वाला। हाँ, ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जरूरी है। हाँ, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। और अनुच्छेद 44, वो भी आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
फिर अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की बात करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हाँ, ये भी जरूरी है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने का निर्देश देता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। बिल्कुल। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। अच्छा, तो ये भविष्य के भारत के लिए एक विजन की तरह है। और फिर भाग 4A में मौलिक कर्तव्य भी हैं। सिर्फ एक, अनुच्छेद 51A। जी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कब जोड़े गए? ये शुरू से थे क्या? नहीं, ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट। हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसे। हाँ, काफी बदलाव हुए थे। तो शुरू में 10 कर्तव्य थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा? वही 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य कि वे उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये शिक्षा के अधिकार 21 से जुड़ा है। अच्छा, और ये कर्तव्य क्या है? मतलब किस तरह के हैं? ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, हाँ ये तो है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना वगैरह। तो क्या ये भी कोर्ट में लागू होते हैं जैसे मौलिक अधिकार? नहीं, ये भी निदेशक तत्वों की तरह सीधे कोर्ट में लागू नहीं होते, नॉन जस्टिसेबल है, पर ये नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता की तरह है। ठीक है, अधिकार, निर्देश और कर्तव्य, ये तीनों मिलकर शासन और नागरिक जीवन का आधार बनाते हैं। अब आते हैं सरकार के ढांचे पर। भाग 5 जो संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति से शुरुआत होती है ना, अनुच्छेद 52। हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सारी शक्ति मतलब वो सब कुछ खुद करते हैं? नहीं, कहने को शक्ति उनमें निहित है, पर असल में इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से। बिल्कुल। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 60 जिसमें उनकी शपथ का जिक्र है, अनुच्छेद 61 जिसमें उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग, इम्पीचमेंट, हाँ, उसका वर्णन है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, पार्डन पावर। हाँ, वो सजा माफ कर सकते हैं। सजा माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी। और उपराष्ट्रपति, उनका क्या रोल है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उनका मुख्य काम अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होना है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अच्छा, वो राज्यसभा के स्पीकर जैसे हुए। हाँ, मोटे तौर पे। फिर आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, रियल एग्जीक्यूटिव, सही। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार काम करते हैं। और 75? अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारियों आदि से संबंधित है। इसी में यह सिद्धांत भी है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अनुच्छेद 76? वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें भारत की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जिक्र है, जो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं संसद पर, भाग 5 का एक और बड़ा हिस्सा। जी, अनुच्छेद 79 बताता है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। हाँ, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है, ये कई लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है, हाउस ऑफ द पीपल, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। कुछ और जरूरी अनुच्छेद संसद से जुड़े? हाँ, जैसे अनुच्छेद 108 जो किसी बिल पर गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान करता है। अच्छा, और वो मनी बिल वाला? हाँ, अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयक की खास परिभाषा और प्रक्रिया दी गई है। इस पर लोकसभा की शक्ति ज्यादा होती है। हाँ, सुना है। और बजट? बजट शब्द तो नहीं है, पर अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, जो असल में बजट ही होता है। अच्छा, अब न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है। ठीक है, और एक वो अनुच्छेद था जिसमें राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं कोर्ट से कि वो राय मानना बाध्यकारी नहीं है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण पद CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ, अनुच्छेद 148 इनका काम सरकार के खर्चों की जांच करना और संसद को रिपोर्ट देना है। वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, वॉचडॉग ऑफ पब्लिक पर्स। तो ये हो गई केंद्र सरकार की मोटी मोटी रूपरेखा। अब भाग 6 राज्यों के बारे में है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। क्या इसकी संरचना भी केंद्र जैसी ही है? हाँ, काफी मिलती जुलती है, बस राज्य स्तर पर पैरेलल सिस्टम है एक तरह से। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे राज्य में राज्यपाल। बिल्कुल। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और उनकी क्षमादान शक्ति? अनुच्छेद 161। हाँ, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, लेकिन ये राष्ट्रपति से थोड़ी कम है। जैसे राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। अच्छा, ये फर्क है। और जैसे केंद्र में PM और मंत्रिपरिषद है, वैसे ही राज्य में CM और मंत्रिपरिषद। एकदम सही। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जो राज्यपाल को सलाह देती है। और अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल, वैसे राज्य में एडवोकेट जनरल। बिल्कुल, राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार। राज्य के विधानमंडल के बारे में क्या सभी राज्यों में 2 सदन होते? नहीं, अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन की बात करता है। ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा। लेकिन कुछ राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 169 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद बना या खत्म कर सकती है, अगर उस राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पास करे। मतलब ये राज्य की मर्जी पर है कि दूसरा सदन रखना है या नहीं? हाँ, विधानसभा की सिफारिश पर संसद फैसला लेती है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की और 171 विधान परिषद की संरचना बताते हैं। और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हाँ, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं, वैसे ही अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है, जब विधानमंडल सत्र में ना हो। ठीक है, और राज्यों के अपने हाईकोर्ट भी होते हैं। जी, अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। हालांकि 2 या ज्यादा राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट भी हो सकता है। और रिट जारी करने की शक्ति? हाँ, अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, हाईकोर्ट की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से थोड़ी ज्यादा व्यापक है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। केंद्र और राज्य के अलावा स्रोत में कुछ और महत्वपूर्ण भागों का भी जिक्र था, जैसे भाग 9 पंचायतें। हाँ, 73rd संशोधन से जोड़ा गया। ये तो स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 243 में इसके कई प्रावधान हैं, 243A से 243O तक। हाँ, और भाग 9A नगर पालिकाओं के लिए, म्युनिसिपैलिटीज। जी, वो 74th संशोधन से। फिर भाग 11 बहुत महत्वपूर्ण है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को तय करता है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म के लिए जरूरी। बिल्कुल, इसी से हमारे देश का संघीय ढांचा मजबूत होता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति आदि से जुड़ा है। इसमें वो संचित निधि और आकस्मिक निधि वाले अनुच्छेद हैं। हाँ, अनुच्छेद 266 संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड और 267 आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड। और अनुच्छेद 280 भी जरूरी है, वित्त आयोग। हाँ, फाइनेंस कमीशन,
जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करता है। हर 5 साल में बनता है। मुझे याद आ रहा है, इस स्रोत में सेवाओं और चुनाव आयोग का भी जिक्र था, भाग 14 और 15। सही याद है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS वगैरह का प्रावधान करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज। और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSCs की स्थापना की बात करता है। ठीक है। और भाग 15 चुनाव। हाँ, इलेक्शंस। अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान करता है। लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 326 वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के। ये बहुत बड़ी बात है। फिर भाग 17 राजभाषा के बारे में था। जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन साथ ही अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखने की बात है। हाँ, भाषा का मुद्दा तो संवेदनशील रहा है। बिल्कुल। और एक बहुत ही गंभीर विषय, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये कब लागू होते हैं? ये देश पर असाधारण संकट के समय के लिए हैं। इसमें 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये कब लगता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन की स्थिति में। उस दौरान केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और कुछ मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं। और दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए। इसका काफी इस्तेमाल और दुरुपयोग भी हुआ है। हाँ, सुना है। और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। सौभाग्य से भारत में ये आज तक कभी नहीं लगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए। और आखिर में अगर इतने बड़े संविधान में समय के साथ कुछ बदलने की जरूरत पड़े तो उसके लिए है भाग 20, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 368। अच्छा, सिर्फ एक अनुच्छेद पूरे संशोधन के लिए? हाँ, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया बताता है। पर ये प्रक्रिया आसान नहीं है। कैसे? कुछ चीजें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, लेकिन ज्यादातर बदलावों के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत मतलब? यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा। और कुछ मामले जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं, उनमें इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी होती है। अरे वाह, मतलब काफी मुश्किल है कुछ चीजें बदलना। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा संविधान न तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला है, न ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर। इसमें दोनों का मिश्रण है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वाह, तो ये थी हमारे संविधान की एक झलक, जैसे हमने मिलकर याद किया। हाँ, एक तरह से रिवीजन हो गया। हमने इसकी शुरुआत देखी, नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, राज्य के लिए निर्देश, नागरिकों के कर्तव्य, फिर केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी बनावट, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जी, और फिर कुछ खास बातें जैसे आपातकाल और संशोधन की प्रक्रिया। ये सच में एक पूरी दुनिया है अपने आप में। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट, जो हमारे देश की आत्मा, हमारे मूल्यों और हमारी आकांक्षाओं को दर्शाता है। हर अनुच्छेद के पीछे एक सोच है, एक कहानी है। हाँ। और ये लगातार विकसित हो रहा है, संशोधनों के जरिए और अदालतों की व्याख्याओं के जरिए। आज इस तरह से बात करके मुझे लगता है संविधान की मोटी मोटी तस्वीर काफी साफ हो गई। इतने सारे अनुच्छेद रटना भले ही मुश्किल हो, पर उनका मकसद और ढांचा समझना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। ये जानना जरूरी है कि ये अनुच्छेद सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे अधिकारों को, हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें बताते हैं कि एक नागरिक के तौर पे हमें क्या मिला है और एक देश के तौर पे हमें कहाँ जाना है। हाँ, बिल्कुल। आज के स्रोत ने हमें इस विशाल सागर की कुछ महत्वपूर्ण बूंदें तो दिखाई दी। दुनिया नई तकनीकें और नई सामाजिक चुनौतियों के दौर में
कितना प्रासंगिक है और आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से ये खुद को कैसे ढालता रहेगा, ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।